Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 6 of class 7th. The name of the chapter is respiration in organism. देखिए respiration होता है हर किसी चीज़, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर respiration होता है. तो किस टाइप से respiration होता है? हर एक के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? जैसे ह्यूमन के अंदर लंग्स होते हैं, फ्रॉग स्किन की हेल्प से करता है, अर्थवर्म भी, और कॉकरोच ट्रैकिया की हेल्प से respiration करता है. तो इस तरीके से सबके अपने अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर अबाउट ऑर्गन्स, क्यों किस तरीके से वो किन किन ऑर्गन से वो respiration कर रहा है. ठीक है, वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ली जाती है, ऑक्सीजन की जो रिएक्शन होती है उसको ऑक्सीडेशन बोला जाता है. और रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन यूजिंग इट फॉर रिलीज ऑफ एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. जब ये ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो जब ये ऑक्सीजन ली जाती है तो एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, जिससे क्या होता है, फूड के ऑक्सीजन, जब फूड को ऑक्सीडेशन हो जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है और वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में बाहर आ जाते हैं. तो इस तरीके से रेस्पिरेशन के दो प्रोसेस होते हैं, एक एक्सहेलिंग और एक इनहेलिंग. एक्सहेलिंग का मतलब होता है चीज़ों को बाहर निकालना, और इनहेलिंग का मतलब होता है चीज़ों को अंदर लेना. यानी कि ऑक्सीजन का अंदर लेना इनहेलिंग होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट का बाहर निकलना एक्सहेलिंग होता है. ठीक है, तो इसमें देखिए दो स्टेप्स हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक इंटरनल या सेलुलर रेस्पिरेशन. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ये होता है जब कोई अलग से ऑर्गन्स होते हैं जिससे कि हम ऑक्सीजन का लेना और बाहर निकालना करते हैं, तो वो होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. यानी कि जिसमें ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, जिस प्रोसेस में वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, और जिसमें सेल की हेल्प से ये काम होता है. ठीक है, उसमें कोई अलग से ऑर्गन नहीं होता, इसमें सब सेल की हेल्प से ये काम होता है, तब उसको इंटरनल रेस्पिरेशन उसको बोला जाता है. ऑक्सीजन कंज्यूम कर ली जाती है, जब ऑक्सीजन अंदर आ जाती है तो ऑक्सीजन कंज्यूम कर ली जाती है फूड द्वारा, और एनर्जी रिलीज होती है. फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में, जो कि आगे फिर वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में थ्रोन कर दी जाती है, मतलब फेंक दी जाती है, बाहर निकाल दी जाती है. तो हम ग्लूकोज ले रहे हैं, फूड के फॉर्म में ग्लूकोज लेते हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं बाहर से. तो इन दोनों को रिएक्शन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, और एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी का यूज हम अपने अदर एक्टिविटी करने में करते हैं. तो देखिए दो तरीके के रेस्पिरेशन होते हैं इसमें. यहाँ पर एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन. तो फर्स्ट है हमारा ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब होता है ये एक फिजिकल प्रोसेस होता है, जबकि ये सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, केमिकल प्रोसेस होता है. ये सेल के बाहर होता है और ये सेल के अंदर होता है. इसमें गैस का एक्सचेंज होता है, यानी कि ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है. इसमें फूड पार्टिकल्स ऑक्सीडाइज्ड होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में. एंजाइम्स इसमें कोई पार्ट नहीं करते हैं, और जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व रहते हैं. इसमें कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती है, जबकि सेल्युलर रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है. टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन. ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के पर्पस के लिए ऑक्सीजन यूज करते हैं, है ना. तो वो ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन का यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, एरोबिक रेस्पिरेशन उनको बोला जाता है ना. और जो ऑक्सीजन का यूज नहीं करते, विदाउट ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन का काम करते हैं, उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन उसको बोला जाता है. ठीक है, तो इस तरीके से इनमें क्या डिफरेंस हो, ऑक्सीजन यूज की जा रही है इसमें, और इसमें ऑक्सीजन यूज नहीं की जाती है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है इसमें काम. फूड मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक हो जाते हैं. इसमें फूड मॉलिक्यूल पार्शियली इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक होते हैं, है ना. बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और इसमें एनर्जी बहुत कम रिलीज होती है. तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है, ये तो हुआ हमारा ह्यूमन का किस तरीके से होता है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल में मतलब किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, ये उसका हुआ. अब प्लांट में रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है इसमें देखते हैं. फूड क्या करता है, फूड स्टार्च की फॉर्म में होता है प्लांट के अंदर जो फूड होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है, और उसको ब्रेक डाउन होने से एनर्जी रिलीज होती है. इसलिए रेस्पिरेशन क्या हुआ है, विटल फंक्शन है प्लांट्स के अंदर, और ये रिप्रेजेंट करता है जैसे कि स्टार्च है और ऑक्सीजन, इन दोनों को मिलने से एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलती है. तो प्लांट्स के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा बोला जाता है. तो स्टोमेटा के अंदर क्योंकि प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, लेकिन प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, इसलिए वो जब लेने का काम करेंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं स्टोमेटा के हेल्प से, और ऑक्सीजन को वो रिलीज करते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से इसमें रेस्पिरेशन होता है. या रूट क्या करती है, सोयल से वो ऑक्सीजन ले लेती है ना. तो प्लांट्स क्या करती है,
plant roots typically take in oxygen that is available in the small spaces between soil particles. soil के अंदर small particles होते हैं, वहाँ से जो root होती है ऑक्सीजन ले लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ती है. If roots cannot respire, अगर root respire नहीं कर सकती तो वो एनर्जी भी रिलीज नहीं कर सकती है ना, इसलिए एनर्जी रिलीज करने के लिए उसको इसकी जरूरत होती है. सोयल से मिनरल्स भी वो लेती है इस चीज़ के लिए. तो रूट के रेस्पिरेशन के लिए फार्मर क्या करते हैं, फार्मर्स उसको प्लफ करते हैं, मतलब जोतते हैं, जिससे कि उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स हो जाते हैं, टिनी एयर स्पेसेस उसके अंदर हो जाते हैं और फिर उसके अंदर सोयल पार्टिकल्स उसके चारों तरफ क्रिएट हो जाते हैं, जिससे कि वहां से ऑक्सीजन आराम से एंट्री कर देती है और रूट उस ऑक्सीजन का यूज कर लेती है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसमें क्या है ये रेस्पिरेशन इन एनिमल्स. अब हम स्पेशल कौन कौन से ऑर्गन उसमें यूज होते हैं जब एनिमल रेस्पिरेशन करते हैं, तो इसमें देखते हैं रेस्पिरेशन का बेसिक प्रोसेस क्या होता है. सभी प्लांट्स में और एनिमल्स में सेम होता है ना. सभी में क्या होता है, एनर्जी रिजल्ट में क्या मिलता है जब हम ऑक्सीजन लेते हैं या रेस्पिरेशन करते हैं, तो एनर्जी रिलीज का ही हमारा पर्पस होता है. तो वही सब में होता है, प्लांट में भी और प्लांट में भी और एनिमल में भी. इसमें देखिए यूनिसेल्युलर एनिमल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं. यूनिसेल्युलर यानी कि जो एक सेल से बने हुए होते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, ये क्या करते हैं, डायरेक्टली सेल की हेल्प से वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर और एयर से और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. वाटर या एयर से वो डायरेक्टली ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं. वाटर से वो ऑक्सीजन लेगा जो वाटर के अंदर रहता है और एयर से वो ऑक्सीजन लेगा जो एयर में रहते हैं या लैंड पर रहते हैं. ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर वो डिफ्यूजन के हेल्प से वो रिलीज कर देता है. डिफ्यूजन मतलब विसरण इसको बोला जाता है हिंदी में, और मतलब थोड़ा थोड़ा सा करके निकलना किसी चीज की हेल्प से. तो डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट तरीके से गैस का एक्सचेंज करते हैं, जैसे कि थ्रू बॉडी ओपनिंग, बॉडी के अंदर एक छेद होता है, उसकी हेल्प से भी रेस्पिरेशन होता है. जैसे कि इंसेक्ट्स के अंदर अपनी बॉडीज होती है उसके अंदर एक ऐसी बॉडीज होती है जिससे कि वो एयर को एंटर भी करता है और वो बाहर भी करता है. तो ये ओपनिंग्स को स्पाइरेकल्स इनको बोला जाता है, यानी कि स्पाइरेकल्स की हेल्प से वो एयर अंदर और बाहर करते हैं. और ये एयर स्पाइरेकल्स से जो ये एयर ट्यूब में जो ये पासेस होते हैं, गुजरते हैं, उसको ट्रैकिया बोला जाता है. और उसकी जो ब्रांचेस होती है उसको ट्रैक्यूल्स उसको बोला जाता है. और जो स्केलेटन का मूवमेंट होता है उसकी वजह से ओपन और क्लोज ये होते हैं. तो इस तरीके से गैस का एक्सचेंज, इस तरीके से गैस एक्सचेंज होती है. नेक्स्ट है डिफ्यूजन थ्रू सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन किस तरीके से होता है, तो वो सिंपल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, उनके अंदर रेस्पिरेशन होता है सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से, है ना. अर्थवर्म और हाइड्रा जो होते हैं इनके अंदर गैस एक्सचेंज होती है डिफ्यूजन की हेल्प से. और ये अपनी जो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये जो बाहर का सरफेस होता है उसकी जो मॉइस्ट होती है, नमी सी जो होती है, वहां से ये डिफ्यूजन करते हैं, गैस को एक्सचेंज करते हैं. स्किन की हेल्प से कैसे करते हैं, तो कुछ एनिमल्स क्या होते हैं अपनी मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करते हैं. अर्थवर्म स्किन की हेल्प से ही रेस्पायर करते हैं, है ना. अर्थवर्म की जो स्किन होती है उनके अंदर उसमें मॉइस्ट थोड़ी सी होती है, तो उसकी हेल्प से वो और एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं. अपनी मॉइस्ट स्किन से वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं और वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं. ऐसे फ्रॉग्स भी कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, अपनी स्किन की हेल्प से ही करते हैं जब वे वाटर में होते हैं. लेकिन फ्रॉग लंग्स से भी रेस्पिरेशन करते हैं जब वो अर्थ पर होते हैं, है ना. तो मतलब स्किन और लंग्स दोनों का वो यूज करते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए. जब वो वाटर में होते हैं तो स्किन की हेल्प से, और जब वो लैंड पर होते हैं तो लंग्स की हेल्प से. तो इसलिए फ्रॉग क्या है, पेक्यूलियर इन द वे दे ब्रीथ. लंग्स क्या होते हैं, एक मोस्ट एडवांस्ड और कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेशन के. और बर्ड्स और मैमल्स लंग्स रखते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए थ्रू गिल्स के लंग्स की हेल्प से मैंने बताया किस तरीके से रेस्पिरेशन होगा, और गिल्स की हेल्प से भी रेस्पिरेशन होता है. तो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फिश होते हैं अपनी बॉडीज के साइड में उनके बॉडी के साइड में उनके गिल होते हैं और उन गिल से ही वो गैस को एक्सचेंज करते हैं, है ना. तो जब वो वाटर में एंट्री करती है, फिश की बॉडी वाटर में एंट्री करती है, तो माउथ की हेल्प से और गिल्स की हेल्प से जहां पर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर ली जाती है, मतलब माउथ की हेल्प से वो ऑक्सीजन ले रहे हैं और फिर गिल्स के माउथ से फिर वो गिल्स में जा रहे हैं और फिर ऑक्सीजन वहां से उन्होंने ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर ब्लड में वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस ऑक्सीजन को, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज कर देते हैं. ठीक है, तो इस तरीके का इसमें प्रोसेस होता है.
इसमें है ह्यूमंस लाइक अदर लैंड एनिमल्स विद बैकबोन्स, जो ह्यूमंस की तरीके से और जो दूसरे अदर लैंड एनिमल्स होते हैं जो लैंड पर रहते हैं वो वाले एनिमल्स, बैकबोन्स ब्रेथ इन ऑक्सीजन रिच एयर एंड ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर विद द हेल्प ऑफ लंग्स। लंग्स की हेल्प से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो लंग्स कहाँ होते हैं? चेस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसे थोरैक्स भी बोला जाता है, यानी कि इतना पोर्शन ये हमारा थोरैक्स बोला जाता है इसको। तो दे आर प्रोटेक्टेड, ये किससे प्रोटेक्ट होते हैं? एक रिब केज होता है, रिब केज जैसे कि पसली जैसे होती है, रिब केज से ये रिब केज से प्रोटेक्ट होता है, जो चारों तरफ जैसे दीवारी से कर देते हैं इस तरीके से ये बना हुआ होता है। रिब्स क्या करते हैं? लंग्स को सपोर्ट करते हैं और एयर को पंप करने में और एयर को बाहर निकालने में उसमें हेल्प करते हैं जब हम सांस लेते हैं, ठीक है। जस्ट लंग्स के ठीक नीचे एक डोम शेप मसल होती है जिसको डायफ्राम बोला जाता है। जब डायफ्राम के कांटेक्ट में होती है ऑक्सीजन, तब क्या होता है? लंग्स खींचते हैं, है ना। तो डायफ्राम अगर कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं तो लंग्स खींचते हैं, और जब डायफ्राम रिलैक्स में होते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड, जब डायफ्राम रिलैक्स होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो एयर, कार्बन डाइऑक्साइड से और रिच एयर इज पम्प्ड आउट ऑफ द लंग्स, लंग्स से वो पंप कर ली जाती है, ठीक है। तो इसमें लंग्स और डायफ्राम दोनों इन्वॉल्व रहते हैं ऑक्सीजन लेने देने में। हाउ डू वी ब्रीथ? तो इस तरीके से अब यह है कि हम फिर ब्रीथ करते कैसे हैं, है ना। तो लेट्स डिस्कस हाउ द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेशन किस तरीके से, हमारा सिस्टम किस तरीके से काम करता है रेस्पिरेशन में? तो इसमें होता है, इसमें फर्स्ट है इसमें इनहेलेशन, तो एयर का लेना बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर एयर से ऑक्सीजन का लेना हमारा इनहेलेशन उसको बोला जाता है। इसमें बॉडी में एयर एंटर करती है नोज की हेल्प से, जो नोज होती है नोज की हेल्प से एयर एंटर करती है। एयर इस नोज के अंदर छोटे छोटे हेयर होते हैं जो उसके अंदर नोस्ट्रिल में, हमारे जो नोस्ट्रिल में प्रेजेंट होते हैं वो स्मॉल हेयर, जो कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको फिल्टर कर देती है। जो एयर हम जो एयर हम ले रहे हैं उसमें जो पार्टिकल्स गंदे आ जाते हैं उनको छानने का काम ये करती है स्मॉल हेयर्स, और फिर क्लीन एयर को हमारी थ्रोट कैविटी के अंदर जाने देते हैं, यानी कि अंदर तक उसको, फिर तब वो साफ सुथ हो जाती है एयर, तब उसको एंट्री करते हैं, अंदर जाने देते हैं। तो फ्रॉम थ्रोट कैविटी एयर विंड पाइप से एंटर करती है, यानी कि फेरिंग्स से, और फिर ट्रेकिया से एंटर करती हुई फिर लंग्स और दो ब्रोंकी, लंग्स के बाद मतलब दो ब्रोंकी, फिर में दो ब्रोंकी होती है उसके हेल्प से वो लंग्स में जाती है। यानी कि पहले पहले नोस्ट्रिल से गुजरती हुई, फिर वो फेरिंग्स, और फेरिंग्स से फिर ब्रोंकी, फिर वो ट्रैकिया से फिर ब्रोंकी, और ब्रोंकी से फिर वो लंग्स में वो एंट्री करती है। तो ब्रीथिंग के टाइम पर जो डायफ्राम होती है वो मूव्स डाउन मेकिंग द चेस्ट कैविटी लार्जर टू गिव स्पेस टू द इनकमिंग एयर। जब हम सांस लेते हैं, जब हम एंट्री करते हैं, जैसे एंट्री करते हैं तो जो चेस्ट होती है वो बाहर आ जाती है, जो डायफ्राम होता है वो अंदर हो जाता है, ठीक है, ब्रीथिंग के टाइम पर, यानी कि इनहेलेशन के टाइम पर। अब रेस्पिरेशन इन लंग्स, लंग्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है? तो हर एक ब्रांच स्मॉलर ट्यूब्स में होती है, इसे ब्रोंक्यूल्स बोला जाता है, जो स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है हर एक ब्रोंक्यो के एंड पर। तो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर को एल्वियोली बोला जाता है। तो जो ब्रोंक्योली के बाद सबसे लास्ट में छोटे पार्ट होते हैं एंक्यूली, उसको बोला जाता है, ये एल्वियोली होती है। ये एल्वियोली चारों तरफ ब्लड वेसल्स के चारों तरफ घिरी हुई होती है, सराउंडेड होती है। ऑक्सीजन, एयर से ऑक्सीजन एंटर करती है ब्लड वेसल्स में, और फिर सभी पार्ट्स, बॉडी के सभी पार्ट्स को वो सप्लाइड की जाती है। ये जब ऑक्सीजन अंदर आ जाती है तो फिर वो सब ब्लड वेसल्स की हेल्प से, तो ब्लड वेसल से फिर वो सब पार्ट्स को, बॉडी के सब पार्ट्स को वो सप्लाई की जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर वापस से एल्वियोली से वापस आती है, ब्लड से एल्वियोली में आती है, और वहां से फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाती है। तो इस प्रोसेस को, जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होती है तो इस प्रोसेस को एक्सहेलेशन को बोला जाता है। तो द गिविंग आउट ऑफ एयर रीचिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहेलेशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकलती है ना, तो उसको एक्सहेलेशन उसको बोला जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बाद फिर ब्रोंक्यूल, और फिर एल्वियोलिस में बाद में ये एल्वियोली होती है। ये यहाँ पर ये एल्वियोली है, ये इसको एल्वियोली बोला जाता है। और एक एल्वियोली की अगर हम बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है। इसमें कैपिलरी नेटवर्क होता है सारे में, और ऑक्सीजन एंटर कर रही है ना, एल्वियोली में एंटर करती है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से बाहर निकल जाती है। एक्सहेलेशन, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन के टाइम पर क्या होता है? अब जब हम सांस बाहर निकाल रहे हैं, जब हमने सांस अंदर करी,
तो ये चेस्ट बाहर आई और ये डायफ्राम अंदर हुआ। अब हम एक्सेलेरेशन कर रहे हैं, चेस्ट अंदर हो जाती है और डायफ्राम बाहर आ जाता है, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन के टाइम पर इस तरह का प्रोसेस होता है। अब होता है हमारा सेल्यूलर रेस्पिरेशन। जब ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स की हेल्प से अंदर हो जाती है, एल्वियोली से ब्लड वेसल से होती हुई ऑक्सीजन जब अंदर आ जाती है, तब इसमें ऑक्सीजन के साथ ब्लड के अंदर एक हीमोग्लोबिन होता है, वो उसका रिएक्शन कर लेता है, तब इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन इसको बोला जाता है, विच रीच, जो कि क्या होता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट पर सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए डिफरेंट पार्ट्स में, उस सेल्स में पहुंच जाता है। कौन? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता कैसे है? ये हमारा ऑक्सीजन हुआ और ये हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को HB से डिनोट करते हैं, तब ये ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलकर HbO2 ये इसका बन जाता है, ठीक है। HbO2 बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ड्यूरिंग, ये सब चीज़ें बाहर निकल जाती हैं और फिर एनर्जी का यूज़ कर लिया जाता है। डिफरेंट ऑर्गन्स से वो यूज़ कर ली जाती है जिस जिसको ज़रूरत होती है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहे हैं। कुछ रिएक्शंस में बर्निंग और कंबस्शन में भी ये हेल्प करती है ना। तो ये रेस्पिरेशन के लिए मच डिफरेंट होती है। इन दिस वे रेस्पिरेशन के इस प्रोसेस में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन और सेल्यूलर रेस्पिरेशन में ये सारे प्रोसेस आवर लाइव्स में कंटिन्यू रहते हैं। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक ये सारे प्रोसेस चलते रहेंगे। इफ दे स्टॉप तो पर्सन भी अलाइव हो जाएगा, ठीक है। व्यक्ति कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रहेगा अगर ये चीज़ें स्टॉप हो जाएंगी। तो रेस्पिरेशन की रेट क्या होती है, यानी किस दर से, किस हिसाब से हम एयर ले रहे हैं, तो वो रेट होती है। तो वी रेस्पायर 6 to 10 टाइम्स, हम रेस्पायर करते हैं 6 से 10 टाइम्स एक मिनट में। एक मिनट में हम 6 से 10 बार हम रेस्पिरेशन करते हैं और इसमें हम कितना ले लेते हैं? एयर का 500 ml हम उसका ले लेते हैं हर एक स्ट्रोक में, ठीक है। तो रेस्पिरेशन का रेट इंक्रीज होता है जब हम कूद फांद करते हैं, तब वो बढ़ जाती है। इसी तरीके हम दौड़ते हैं या कोई भी भारी काम अगर हम करते हैं तब वो जो रेस्पिरेशन की रेट है वो बढ़ जाती है। ठीक उसी तरीके से अगर हम कोई भी रेस्ट वाला काम कर रहे हैं तब रेस्पिरेशन का कम हो जाती है। तो रेस्पिरेशन का रेट बच्चों में ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू एडल्ट, क्योंकि एडल्ट ज़्यादा उछल कूद नहीं करते हैं, बच्चे ज़्यादा करते हैं। तो चाइल्ड के बीच में 12 महीने से 5 साल तक रेस्पिरेट क्या होता है 35 से 40 टाइम्स होता है एक मिनट में, ठीक है। जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं या कोई हैवी फिजिकल वर्क करते हैं तब ऑक्सीजन को सप्लाई होती है वो काफ़ी नहीं होती है, इसलिए एनाएरोबिक रेस्पिरेशन भी हमें कई बार करनी पड़ जाती है। तब मसल से हमें वो लेनी पड़ती है और वहाँ से यानी कि लैक्टिक एसिड से हम फिर उसको लेते हैं। तो मैसेज हेल्प्स इन रिलीविंग इट। फिर इसमें फिर हमारा जो होता है, तो जब हम लैक्टिक एसिड लेते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि जब बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करते हैं तो जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो सफिशिएंट नहीं होती, तो हमें अलग से लेनी पड़ती है। तो वो जब हम कई बार देखते हैं ये हाथ और पैरों में दर्द होता है तो इसी वजह से होता है क्योंकि लैक्टिक एसिड का वहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा किस तरीके से हम एक्सेलेशन करते हैं, किस तरीके से हम इनहेलेशन करते हैं, कितनी हम एयर लेते हैं, कैसे हम ब्रीथिंग करते हैं, हर एक के अंदर किस तरीके से क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इन सब के बारे में आपने पढ़ा। आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय एंड थैंक यू।